का स्वागत है पहली कोविड के इस सेशन के पहले डे पर। तो कुछ आपके लिए निर्देश है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने जो लॉगिन किया है उसमें मोबाइल का नाम दिख रहा है, जैसे ओप्पो A3, रेडमी और जो भी आपका मोबाइल है, सैमसंग वगैरह। तो उससे क्या होगा, हमें जो आपका अटेंडेंस लिखने में तकलीफ पड़ेगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपना जो नाम उसमें चेंज कर लीजिए, तो जिसमें अपना नाम आप उसमें लिख पाएँ। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन रहता है पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में, वहाँ पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो जिससे आपका जो नाम हो वो आप उसमें कर दीजिएगा, तो हमें आप कौन उस फ़ोन से अटेंड कर रहा है वो हमें पता चलेगा। अदरवाइज़ रेडमी और ये ओप्पो और ये सब, इससे क्या हमें पता नहीं चलता है कि कौन अटेंड कर रहा है। तो सबसे पहले तो वो। दूसरा ये कि कुछ लोगों के माइक अभी तक चालू हैं, तो बीच में आप अपने माइक्स बंद रखिएगा ताकि दूसरों को कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। पर आपको अगर कोई सवाल पूछना हो, कुछ भी हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे, आप किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उस संजोगों में अपना जो माइक्रोफोन है उसको ऑफ रखिएगा। वीडियो आपके जो बैंडविड्थ के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लगभग अभी 30 पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, जैसे गुलशन शर्मा, आपने हैंड रेज किया है मैडम? ओके, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। आप कुछ पूछना चाहते हैं या शायद एक्सीडेंटली हो गया होगा? ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक मिनट। नमस्कार, जब तक डॉक्टर दिनेश अपना स्लाइड्स लोड कर रहे हैं, मैं ब्रीफली उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर दिनेश कुमार प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन के डॉक्टर हैं, आनंद में काम करते हैं और बहुत सालों से पैलिएटिव केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मेरा नाम डॉक्टर राजम है। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, बॉम्बे से। मुंबई में रहती हूँ और 2 हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम कर रही हूँ। मैं चैट बॉक्स जो है वो देखती रहूंगी। आपको कोई भी प्रश्न हो या विचार हो या कुछ भी शेयर करना हो तो जरूर चैट बॉक्स में एंटर कीजिए। आज का पहला दिन है, हम आपको थोड़ा जान ले, आप भी हमें थोड़ा जान लीजिएगा, ताकि हम ये जो 1 हफ्ते का सेशंस हैं इसका मैक्सिमम फायदा उठा सके और एक दूसरे का इंटरेक्शन करके हम एक दूसरे से सीख सके। सो थैंक यू वेरी मच। चैट बॉक्स पे आपका प्रश्न या क्वेश्चंस डालते रहिएगा। ओवर टू यू दिनेश। ओके, थैंक यू मैडम। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप चैट बॉक्स में हिंदी में भी लिख सकते हैं चाहे तो उसका भी हम उचित जवाब दे पाएंगे। और बाकी अगर आपको वर्बली पूछना हो तो सेशन के आखिरी में 10-15 मिनट हमारे पास में होती है, उस समय पर आप पूछ पाएंगे। तो आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं फुल स्क्रीन में? ओके, तो आज का जो सेशन है वो है पैलिएटिव केयर इन कोविड-19, यानी जो कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर को हिंदी में प्रशामक संभाल बोल सकते हैं या उपशामक संभाल भी बोल सकते हैं। तो कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में उपशामक संभाल किस तरह से हम दे सकते हैं, उसका क्या रोल होगा वो हम देखेंगे। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, एक रिसोर्स टूल किट बनाई गई है निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं उनमें किस तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें जो भी मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं, जो भी चर्चाएं हैं, वो ऐसे मुद्दों पर हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी से जो हम हमारे जैसे कंट्रीज जो लो मिडिल इनकम में होते हैं वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे इश्यूज ही हमने डिस्कस किए हैं। हमने कोई ऐसे हाई फाई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं की है। तो जो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो 5 दिन तक चलने वाला है, तो इसका जो मेन मुख्य हेतु ये है कि हम आपको थोड़ा प्रशिक्षण दे सकें, आपको आपका जो काम उसमें सहयोग दे सकें और आपका थोड़ा सा सशक्तिकरण हम कर सकें,
ताकि जो आप सीरियस पेशेंट से आप डील कर रहे हैं और उनके फैमिली से डील कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से उनकी देखभाल आप कर सकें। तो पैलिएटिव केयर या जो प्रशामक संभाल है वो कोविड-19 के सिचुएशन में 3 तरह के लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। पहले तो वो लोग हैं जो खुद कोविड पॉजिटिव हैं और काफ़ी संभाल के बाद में, काफ़ी केयर के बाद में भी वो उनकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो वो एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप ऐसे हैं जो जिन्हें पहले से कोई प्रॉब्लम्स थी पर अभी कोविड की वजह से वो अपने प्रॉब्लम्स का उचित ट्रीटमेंट या उनकी उचित संभाल नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ अभी कोविड ओनली फैसिलिटीज़ में कन्वर्ट हो गई हैं। तो जो अन्य बीमारियां जिन लोगों को है वो अपना जो रूटीन को जो संभाल उनको लेनी थी वो नहीं ले पा रहे। और तीसरे वो लोग हैं जो पेशेंट नहीं हैं, या तो पेशेंट्स के फैमिली हैं या ऐसे समुदाय से आते हैं जहाँ पे कोविड-19 ने काफ़ी प्रभाव किया है, या फिर वो स्वास्थ्य कार्यकर जैसे हम जैसे आप जैसे स्वास्थ्य कार्यकर वो हैं। तो तीनों लोगों को थोड़ी बहुत पैलिएटिव केयर या प्रशामक संभाल की ज़रूरत है। तो हम किस तरह से ये कर सकते हैं वो हम आज के सेशन में देखेंगे, और सब्सिक्वेंटली अगले 4 दिन में भी हम ये इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो मीनवाइल डॉक्टर दिनेश, मैंने इनसे पूछा है कि क्या इनमें से कोई कोविड पेशेंट्स को संभाल रहे हैं? जिनको भी आंसर करना है प्लीज जरा चैट बॉक्स में डालिए, आपका अनुभव क्या रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है पिछले 6 महीनों से। और आप लोगों में से शायद हमें ये जानकारी मिली है कि आप लोगों में से किसी को पैलिएटिव केयर का कोई ट्रेनिंग नहीं है, बट आपने सुना होगा इसके बारे में। तो आपके अनुसार इस पैलिएटिव केयर के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, एंड फिर हमें पता चलेगा कि हम आपसे क्या पॉइंट्स डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे 2 लोगों ने वापस हैंड उठाए हैं, गुलशन शर्मा और दीपशिका। कुछ पूछना है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, या कुछ टेक्निकल चीज पूछना है तो एंड में हम सब साथ में डिस्कस करेंगे। प्लीज चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए ताकि हम भी समझ सके आपके मन में क्या क्या प्रश्न हैं, क्या क्या विचार हैं, ताकि हम एक दूसरे से सीख सके। सॉरी डॉक्टर दिनेश। हाँ जी मैडम। तो जब आप ये पूरा कोर्स 5 दिन का कर लेंगे और इसके संबंधित जो रीडिंग मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड किया है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो दूसरे 8 वेबिनार्स हैं, वो सब अगर आप अच्छे से उनका उपयोग करेंगे तो ये कम से कम 10 मुद्दे उसमें हम डिस्कस कर चुके होंगे, और आपको उन 10 मुद्दे में आपकी सक्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो पहला मुद्दा है कि आप जो कोविड-19 का हेल्थ रिलेटेड सफरिंग क्या है, यानी जो स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा कितनी उससे हो रही है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, और पैलिएटिव केयर का उसमें क्या रोल हो सकता है वो भी हम देखेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लोगों की समग्र ज़रूरतें कैसी हैं, मतलब उन्हें सिर्फ हेल्थ केयर ही चाहिए या कुछ और भी होता है, वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर जो पेशेंट्स, फैमिलीज और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए अच्छे से हम उनसे कम्युनिकेट किस तरह से कर पाएंगे वो भी हम देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट इश्यू होता है क्योंकि कोविड-19 में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा, अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लक्ष्य निर्धारण और निर्णय किस तरह से ले सकते हैं उसके लिए कोई रास्ते या कुछ पाथवे अवेलेबल है वो भी हम देखेंगे। और जो कोविड-19 के संजोगों में कुछ ऐसे सामान्य शारीरिक लक्षण है जो शायद हम पैलिएटिव केयर के जरिए अच्छे से उनको हम हैंडल कर सकते हैं, तो उसके लिए जो पाथवेज हैं, उसके लिए जो अपने पास में पाथवेज है वो भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोविड-19 के संजोग में अगर हमें पैलिएटिव प्रोवाइड करनी है तो जो हमें अनिवार्य कौन कौन सी दवाओं की ज़रूरत हमें पड़ेगी वो भी हम देखेंगे, और इन दवा का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि क्योंकि कोविड-19 में ऐसा पाया गया है कि सिर्फ प्रॉब्लम शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लेवल पर भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस लेवल पर हम किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम जो पेशेंट्स हैं और फैमिलीज हैं उनको किस तरह से हम सहयोग दे सकते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर हम एंड ऑफ लाइफ केयर के बारे में भी हम देखेंगे, यानी जीवन के अंत में किस तरह से हम जीवन का जो अंत है या जो मृत्यु है उसको हम सुगम बना सकते हैं वो भी हम
और काफ़ी लोग आइसोलेट हो जाते हैं, काफ़ी लोगों के जो प्रियजन उनसे बिछड़ जाते हैं। इस संजोगों में हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और लास्ट बट नॉट लिस्ट हम ये भी देखेंगे कि खुद हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्थ केयर वर्कर्स में ये पाया गया है कि बर्नआउट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो खुद भी काफ़ी त्रस्त हो जाते हैं इस सिचुएशन से। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि वो अपने जो करुणामय संभाल है या जो सहानुभूतिपूर्वक वर्तन है वो अपना रख सके। अदरवाइज बर्नआउट में वो खुद भी काफ़ी त्रस्त हो जाते हैं, तो उनकी ओवरऑल केयर की क्वालिटी भी काफ़ी पुअर हो जाती है। तो ये इश्यूज हम ग्रॉसली अगले 5 दिन में देखेंगे। तो डॉक्टर दिनेश, अभी तक सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आया है, योगेश्वरी लाल जी ने पेशेंट्स देख रही हैं कोविड के। बाकी आप में से कौन हैं जो पेशेंट्स कोविड के साथ देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं या संभाल रहे हैं? प्लीज आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस, क्या परेशानियां हो रही हैं आपको प्रैक्टिस में, कैसी कठिनाइयां, कुछ भी हो सकती है, मेडिकल रिलेटेड नहीं, सोशल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, जो भी एक्सपीरियंस है आपका पेशेंट्स की फैमिलीज और आपके खुद के, जरूर शेयर कर दीजिए सो दैट इंटरैक्टिव भी बने, आप भी मैक्सिमम सीखें और हम भी आपकी क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर सके इन्वॉल्व होने की। ओवर टू यू दिनेश। ठीक है मैम। तो जो मुद्दे हमने डिस्कस किए उसको हम 5 दिन में कवर करने वाले हैं। तो उसके हमने 5 डोमेन्स यानी 5 समूह हमने बनाए हैं। तो जो सबसे पहला समूह है वो है ट्रायज। ट्रायज यानी प्राथमिकता निर्धारण पद्धति, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में होते हैं, फैमिलीज की सिचुएशन अलग होती है। तो हमारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके लिए ट्रायज फैसिलिटी। ट्रायज हम यहाँ पे पेशेंट के लाइफ सेविंग के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, पैलिएटिव केयर नीड्स का ट्रेजिंग की हम बात कर रहे हैं। जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, जो लाइफ सेविंग सिचुएशन, उसका ट्रेज तो आप अपने ढंग से कर ही रहे होंगे। हम पैलिएटिव केयर ट्रेजिंग के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ट्रेजिंग यानी प्राथमिकता निर्धारण पद्धति के बारे में। फिर हम बात करेंगे सिम्टम कंट्रोल यानी जो लक्षणों का निवारण है उसके बारे में भी हम ध्यान, कुछ थोड़ा सा सेशंस होगा, कल के जो सेशन होंगे वो सिम्टम कंट्रोल यानी लक्षण निवारण के बारे में होंगे। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रेस, यानी जो कोविड से रिलेटेड जो एक व्यथा है या जो पीड़ा है उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं पेशेंट्स में और हेल्थ केयर वर्कर्स में, दोनों हम देखेंगे। बाद में एंड ऑफ लाइफ केयर यानी जीवन के अंत में किस तरह से हम संभाल दे सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और फाइनली लास्ट डे हम डेडिकेट करेंगे हेल्थ वर्कर्स अपने आप को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, सेल्फ केयर, अपने स्वयं की संभाल वो लोग किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, जिससे कि उनका बर्नआउट काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो ये 5 हमने ग्रुप्स बनाए हैं और हर दिन एक एक इश्यू हम डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हमारा फोकस ट्रायज पे होगा। तो जैसे इंट्रोडक्शन 10-15 मिनट का हो जाएगा, उसके बाद हम ट्रायज की तरफ फिक्स मूव करेंगे। और यही सारे इश्यूज हमने हमारे जो रिसोर्स किट आपको दिए उसमें भी दिए हुए हैं। एक ई बुक है, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसे डाउनलोड कर ली होगी, और जिन्होंने नहीं किए वो आज जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में हमने वेबिनार्स रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे समय की थोड़ी सी किल्लत होती है, तो इसलिए आप अपने इत्मीनान से उन वेबिनार्स को देख सकते हैं अपने पेस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। और बाद में ये जो सेशंस चल रहे हैं, तो इतने इश्यूज अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हम स्वाभाविक है कि हम सारे मुद्दे विस्तार से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय की यहाँ पे थोड़ी सी कमी होती है। तो हम मुख्य मुख्य मुद्दे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर ये मुद्दे आपको ज़्यादा डिटेल कहाँ पर मिलेगी, बुक में कहाँ पर है, वीडियो कहाँ पे है, इसका वो हम आपको बार बार बताते रहेंगे। तो हमारा मेन फोकस यहाँ पर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर सकें, आपके जो इश्यूज हम जान सकें, और उसको इमीडिएटली हमारे लेवल पर या हमारे जो दूसरे हमारे जो कोलीग्स हैं उनके साथ मिलकर आपको थोड़े बहुत हम सूचन या सुझाव हम दे सकते हैं। ये हिंदी ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। बदकिस्मती से जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में है, और हम उसको हिंदी में उसका अनुवाद करके इस भावार्थ हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपसे अनुरोध ये भी कि जो दूसरे रिसोर्सेस हमने दिए हुए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोई भी रिसोर्स को अपने लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, या फिर आप जो कोई दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और उससे पहले आप जो हमारी टीम से एक बार उससे मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए
फिर आप इनको लोकल रिसोर्स इसमें भी आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये पैलेटिव केयर क्या होता है, जैसे अभी मुझे मैडम ने बताया कि आप में से किसी को भी पैलेटिव केयर का कोई बहुत लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है, तो क्या आप में से किसी ने कभी पैलेटिव केयर के बारे में सुना है या उसका कोई अनुभव आप लोगों के पास में हो? तो अभी भी आप चैट बॉक्स में हाँ जी मैडम। अभी तक तो पैलेटिव केयर के बारे में किसी ने एक्सप्रेस नहीं बताया, एक्सेप्ट योगेश्वरी लाल ने ये बताया है कि उनके एक्सपीरियंस में जितने भी पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया है वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, लोनली रहते हैं, तो उसके बारे में वी कैन टॉक लेटर। बट पैलिएटिव केयर क्या है, उनके अनुसार क्या सोचते हैं, उसके बारे में किसी का अभी थॉट्स आया नहीं है। ओके, तो कोई बात नहीं, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक थोड़ी दुखदायक पर काफ़ी स्वाभाविक सिचुएशन है कि काफ़ी लोगों को पैलिएटिव केयर के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में, चाहे वो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो या प्री सर्विस ट्रेनिंग हो, कहीं पे हम इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती है। तो ये जो पैलिएटिव केयर है, ये एक ऐसा एक मूवमेंट है जहाँ पे हम पेशेंट, उसके फैमिली और जो केयर गिवर्स है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी उनके जीवन की गुणवत्ता हम सुधारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हेतु होता है कि उनकी जो तकलीफ है उसको हम कम कर सके और उनकी जीवन की गुणवत्ता हम सुधार सकें। तो ये एक ऐसी सक्रिय और समग्र संभाल है जो हम हर उम्र के पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, हर बीमारी में हम दे सकते हैं, और ख़ास करके जो लोग अत्यधिक गंभीर बीमारी से जो प्रताड़ित है उनमें इसका ज़्यादा रोल रहता है, स्पेशली एंड ऑफ लाइफ के आसपास में। ठीक है, तो हम इसमें जो सीरियस हेल्थ रिलेटेड सफरिंग यानी स्वास्थ्य संबंधित जो सघन पीड़ा है उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि स्वास्थ्य से रिलेटेड सिर्फ फिजिकल नहीं, दूसरी भी काफ़ी पीड़ाएँ पेशेंट्स और उनके जो परिवारजन भोगते हैं। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वही जो हमारे एफर्ट्स है उसको ही हम पैलिएटिव केयर ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो पैलिएटिव केयर काफ़ी दिन से क्रॉनिक डिसीज में तो चल ही रहा था, इसके अलग से ट्रेनिंग्स चलते हैं और काफ़ी जगह पे इंडिया में भी इसका यूज़ हो रहा है। और अब हम कोविड-19 के संदर्भ में पैलिएटिव केयर की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कोविड-19 के संदर्भ में हम क्यों बात कर रहे हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये पैलिएटिव केयर है या प्रशामक संभाल है, ये सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में या रूटीन सेटिंग में ही नहीं, जहाँ पर भी मानवीय संकट होते हैं हर जगह पे पैलिएटिव केयर का काफ़ी उपयोग पाया गया है। चाहे फिर वो नेपाल के भूकंप हो या असम के फ्लड्स हो या कोई जो ग्रह युद्ध चल रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में वो हो, तो हर जगह पे इनका जो पैलिएटिव केयर या प्रशामक संभाल है उसका काफ़ी यूज़ पाया गया है। सब मानवीय संकट में इसका काफ़ी यूज़ है और इसको बहुत से इश्यूज में डिस्कस भी इस संजोगों में किया गया है। तो जो कोविड है, कोविड एक देखिए अभी हम तक काफ़ी कंडीशंस को हम डील कर रहे थे, पर वो लगभग हम मैनेज कर सकते इस तरह के सिचुएशंस होते थे। तो जो कोविड है वो एक तरह से हमारे ऊपर एक सुनामी की तरह है। सुनामी यानी एक बहुत बड़ी सी आतंकी लहर है हमारे ऊपर, और पीड़ा की काफ़ी तूफान समझ सकते हैं या काफ़ी बड़ी लहर पीड़ा की एक आ गई है। एक बहुत ही छोटे समय में लगभग पूरा का पूरा विश्व इससे प्रताड़ित हो गया है। तो इस संजोग में काफ़ी लोग जो पैलिएटिव केयर में काम कर रहे हैं या दूसरे लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि किस चीज़ों की ज़रूरत रहती है, तो कोविड-19 के संजोग में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है वो एक तो स्टाफ की सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो डेथ की रेट है इतनी रेट यूजली हम कभी देखते नहीं हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अभी हम फेस कर रहे हैं। सिम्टम कंट्रोल्स, स्पेशली जहाँ पे वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या वेंटिलेटर नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे हम लक्षणों का निवारण किस तरह से कर सकते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ में साइको सोशल और स्पिरिचुअल केयर यानी जो सामाजिक और आध्यात्मिक संभाल की भी वहाँ पर ज़रूरत है। और साथ में कम्युनिकेशन और गोल्स ऑफ केयर भी कैसे डिस्कस करेंगे, तो ये सब इश्यूज हैं। और ये जो प्रॉब्लम कोविड-19 की वो बढ़ती जा रही है, अभी तक ऐसे लग नहीं रहा कि वो कंट्रोल हो गई है। अगर आप कल के ही आंकड़े देखें तो कल तक लगभग 3 करोड़ केस दुनिया भर में हो चुके हैं, जिसमें से लगभग
10 लाख मृत्यु हो चुकी है। इंडिया में भी लगभग 55 लाख केसेस और 87,000 मृत्यु हो चुकी है। तो ये आंकड़े काफ़ी डरा देने वाले, काफ़ी सहमा देने वाले हैं, पर ये आंकड़े तो हैं और इसको हमें डील भी करना है। तो इस संजोगों में WHO जो विश्व आरोग्य संस्थान है, वो उनके भी निर्देश हैं कि पैलिएटिव केयर जो है वो कोविड-19 के संजोग में उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स ही नहीं, अन्य कोई बीमारी से ग्रस्त लोग जिनकी रूटीन केयर कोविड-19 की वजह से प्रभावित है, स्पेशली जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए भी इसकी काफ़ी ज़रूरत रहेगी। और ये इशू WHO ने भी इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हम शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हम डील कर रहे हैं कि कोविड-19 में फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है और हाथ धोने, मास्क पहनने, और सब इश्यूज हम देख रहे हैं। और आप ऐसी सिचुएशंस के बारे में भी सोचिए जहाँ पे गृह युद्ध चल रहे हैं, जहाँ पे लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, जहाँ पे कोई हेल्थ सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वो लोग इसे कैसे डील करेंगे। और वो भी अपने लेवल पे इसको डील कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें अपना जो योगदान वो लोग भी दे रहे हैं। और खासकर जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, तो एक रेस्पॉन्स आया है डॉक्टर दिनेश, जैसे कि मैंने पूछा उनसे कि क्या डॉक्टर्स और पेशेंट्स, क्या इनको लगता है, ये ग्रुप को लगता है कि हमारा जो तरीका है पेशेंट से बात करने का, या हमारा जो अप्रोच है पेशेंट्स, क्या हम कुछ बदल सकते हैं, क्या हम सब कुछ कर रहे हैं कंपैशन और सहानुभूति से। तो एक रिस्पॉन्स आया है कि जैसे एक साइकाइट्री पेशेंट को थेरेपी देते हैं, कोविड पेशेंट को भी म्यूजिक, बुक रीडिंग, एंटरटेनमेंट, योगा वगैरह दे सकते हैं। तो इस बात में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ योगेश्वरी लाल कि ये सिर्फ साइकेट्री पेशेंट्स नहीं, यही हम कहना चाहते हैं पैलिएटिव केयर के अप्रोच से। जब हमने ट्रेनिंग की पैलिएटिव केयर में, तभी हमें समझ में आया कि सब पेशेंट्स और सब फैमिली के मेंबर्स जो हैं, किसी न किसी हद से वो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तकलीफ से गुजरते हैं। कोविड में प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है क्योंकि पेशेंट और फैमिली एक साथ नहीं है। कैंसर पेशेंट्स हो या कोई भी पेशेंट को डिमेंशिया है, जैसे आज वर्ल्ड डिमेंशिया डे है, वर्ल्ड कोई किसी भी एल्डरली पेशेंट को, किसी के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डिमेंशिया हो तो आप जानते हैं कितनी तकलीफ होती है। सो ना सिर्फ साइकेट्री पेशेंट्स बट सब तरह के पेशेंट्स, सब तरह के फैमिली मेंबर्स को ये तकलीफ होती है। और कोविड में ये थोड़ा ज्यादा प्रोनाउंस दिखाई देता है क्योंकि पेशेंट्स भी जल्दी उनकी तबीयत जल्दी खराब हो जाती है। ये एक महामारी है, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ आते हैं, डॉक्टर्स को भी तकलीफ है। तो यही वक्त है, इस महामारी का ही एक वक्त है जहाँ पे पैलिएटिव केयर का जरूरत और ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि हम सबको एक दूसरे का सहारा का जरूरत है, खास करके पेशेंट और उनके फैमिलीज को। तो यही डॉक्टर दिनेश बोल रहे हैं कि इतने सारे जो तकलीफें हैं दुनिया में, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, या वॉर है, युद्ध है, वैसे ही ये महामारी भी एक चीज है जो हमें सबको एक लाया है। और यही वक्त है सहानुभूति, प्यार और काइंडनेस से एक दूसरे का साथ बनने का। यही मेन उद्देश्य है पैलिएटिव केयर का, कि सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट के साथ उसके परिवार, और साथ में हम डॉक्टर्स, नर्सेस, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हमको सब एक साथ काम करना है। हमारा दुश्मन कोविड और कोरोना है, हम एक दूसरे का साथ बन के रहना चाहिए। ओवर टू यू डॉक्टर दिनेश। थैंक यू मैडम। तो पर ऐसा ही नहीं कि हमने सिर्फ दुख ही देखे हैं। इस जो महामारी में ऐसे कई दृश्य हमने देखे हैं, कई बातें हमने सुनी है जो बताती है कि चाहे दुखों की जितनी भी, पीड़ा की जितनी भी बड़ी सुनामी हो, पर फिर भी काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो अपने ढंग से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक हम दया की भावना, कंपैशन और एम्पैथी भी हम देख पाते हैं, सहानुभूति, और ये सब भी हम देख पा रहे हैं। आप लोगों ने भी काफ़ी लॉकडाउन के समय में ऐसे दृश्य देखे होंगे, मीडिया में भी आए होंगे, और आपने पर्सनली भी अनुभव किया होगा, और शायद कुछ लोगों ने आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा इन सब इसमें। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख ही दुख है, दुख के साथ हम मानवता के जो अच्छे रूप है वो भी हम देख पा रहे हैं। तो पहले ऐसे होता था कि नहीं, पैलिएटिव केयर डॉक्टर सेपरेट होंगे और
एक डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा और फिर वो पैलिएटिव केयर डॉक्टर के पास में उसको भेज देगा। पर अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हर डॉक्टर को ही पैलिएटिव केयर डॉक्टर बनना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे कोई स्पेशल डॉक्टर अभी अलग से बचे नहीं है। सब लोगों के पास में उतना ही काम है, सब लोग उसी तरह से डील कर रहे हैं। और अब इतना टाइम भी नहीं है और इतनी फैसिलिटी भी नहीं है कि उन पेशेंट्स को, जैसे अगर आपके यहाँ पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है जिसको जरूरत है, तो पहले तो आप उसका रेफर कर सकते थे कि आप जाइए पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट में दिखाइए, पर अब तो वो ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में। तो जो हर डॉक्टर है अब उसको पैलिएटिव केयर डॉक्टर बन जाना पड़ेगा अभी, ठीक, क्योंकि इश्यूज इतना बड़ा है और संजोग ऐसे हैं कि अभी हम जो लग्जरी हमारे पास में पहले थी अभी वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हर डॉक्टर अभी एक पैलिएटिव केयर डॉक्टर है। तो हमारा ये फर्ज भी बन जाता है, नैतिक फर्ज भी, कि हम जो पैलिएटिव केयर डिटेल में नहीं, एटलीस्ट उसके जो बेसिक मुद्दे हैं उनको हम थोड़ा सीखें और वो अप्रोच को हमारे जो रूटीन प्रैक्टिस में भी हम उसको यूज़ करें। ठीक, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अलग अलग डॉक्टर्स के या अलग अलग जगह पे लोगों ने दिए हैं। लोग ये मानते हैं कि हमें हर कंडीशन में, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन हो, हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको लगना चाहिए कि हम उनके साथ में हैं और हम उनकी देखभाल उतनी ही अच्छी तरह से कर रहे हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। ठीक, और हमारे लिए भी ये काफ़ी एक असमंजस की सिचुएशन है कि इतना सब करने के लिए और हमारे रिसोर्सेज भी काफ़ी कम है। तो इस इश्यू को भी हमें थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। ठीक, तो जो अब तक हमने डिस्कशन किया इंट्रोडक्शन में, उसको ब्रीफली हम समराइज कर लेते हैं। तो जो कोविड है, हमें जो मृत्यु और बीमारी से जो पीड़ा होती है और हमारी अपनी नश्वरता और मानवता के जो सार्वभौमिक सत्य हैं उनकी याद दिलाती है हमें कि भाई पहले हम सोचते थे कि नहीं जो भी होगा बुढ़ापे में होगा और टेकन फॉर ग्रांटेड जैसी सिचुएशन होती थी। अभी वो अनसर्टेनिटी हमें भी अपनी मॉर्टलिटी और नश्वरता की याद दिलाती है। और इसी बीमारी और मृत्यु की पीड़ा से जो प्रशमक सारवार या उपशमक सारवार पैलिएटिव केयर का उद्भव हुआ है। तो ये हमें हमारी जो साझी मानवता है, जो हमारी साझी पीड़ा है और उस पीड़ा में हमारा जो कंपैशनेट रेस्पॉन्स है, यानी जो करुणामय प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता है, वो उसी में उपशमक देखभाल का मूल है। और मेनली ये जो पैलिएटिव केयर है हमें जो पीड़ा को कम करने के लिए और जो भी इंसान है, जो भी फैमिली है, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए ये प्रयास करती है। तो ये ब्रीफ में था इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि क्या कोर्स है और क्या पैलिएटिव केयर है। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ डाउट्स आपके हो, स्पेशली आपको शेयर करना चाहें, तो आप चैट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा। डॉक्टर राजा उस पर नज़र बनाए हुए हैं और उचित समय पर आपके जो भी इश्यूज होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैडम अभी कुछ इश्यूज है हमारे पास में डिस्कस करने? एज ऑफ नाउ चैट बॉक्स में कुछ नहीं है, जितना भी था आपने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए जो ये ग्रुप है ये पूरा हिंदी स्पीकिंग ग्रुप ही है। आप लगभग 80-85 लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेस हैं। तो आप अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत रखिए, आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं और हम मैक्सिमम पॉसिबल तक उसका अगर हमें आंसर पता तो हम शेयर करेंगे, अदरवाइज हम अगले 5 दिन में उसके जो भी आंसर्स हम आपसे बता पाएंगे अल्टीमेटली प्रोग्राम का एम है ऐसे नहीं कि आप सुन के चले जाए और हम सुना के चले जाएं। अल्टीमेट एम है ये है कि इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा खुद हमें और हमारे जो मरीज हैं और उनके जो फैमिलीज हैं उनको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपके सिचुएशन से लगते सवाल आप हमसे साझा करेंगे और हम उस पर एक डिस्कशन करेंगे, उस पर हम वार्तालाप करेंगे, उस पर हम समीक्षा करेंगे। सिर्फ एक तरफा लेक्चर से इसका कुछ ज़्यादा आउटकम होने वाला नहीं है। ये ध्यान में रखते हुए आप जो भी क्वेश्चंस आप प्लीज़ पूछते रहिएगा। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो पैलिएटिव केयर इश्यूज जो रिलेटेड हैं या जो कोविड में हम ट्रायज किस तरह से कर सकते हैं, पैलिएटिव केयर नीड्स के लिए हम किस तरह से ट्रायज कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं जो ट्रायज है, ट्रायज का मतलब होता है प्राथमिकता निर्धारण पद्धति। तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास में रिसोर्सेस कम होते हैं और ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो हम सब ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हम एक
एक तरीका बनाते हैं जिससे जो सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत होती है उसको हम ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और जिसकी ज़रूरत कम होती है उसको हम कम प्राथमिकता देते हैं। ऐसे नहीं कि उसको हम हेल्प ही नहीं करेंगे, पर उसकी प्राथमिकता थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसको हम ट्रायज कहते हैं। तो ये ट्रायज में हम सीखेंगे 3-4 चीज़ें। एक तो जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, यानी जो मेडिकल साइंस की या जो हेल्थ साइंस की जो एक आचार संहिता है या जो नीति शास्त्र है, उसको हम किस तरह से बैलेंस करके डिसीजंस ले सकते हैं क्लिनिकल सिनारियो में, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो केयर के गोल्स जो भी हम उनको संभाल दे रहे हैं उसके लक्ष्य निर्धारण हम किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए जो पाथवेज है वो हम देखेंगे। और अल्टीमेटली हम भी ये भी देखेंगे कि जो हमारे मूल्य हैं वो जो हमारे जो प्रोफेशन के मूल्य से किस तरह से उनका मिलाप होता है या उसमें कुछ डिफरेंस है नहीं, हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से याद दिला दूंगा कि जो ई बुक अवेलेबल है, इस जो एड्रेस मैंने दिया वहाँ पर पहले मीडिया की वेबसाइट पर, प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपने डाउनलोड की है तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। छोटी सी बुक है, 50-60 पेज की बुक है। आप आराम से धीरे धीरे रोज 10-15 पेज पढ़ के भी उसको पूरा कर पाएंगे। उससे होगा ये कि आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और इस कोर्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर पाएंगे। ठीक। और दूसरा एक ये ऐप है, पहली केयर ऐप, जो आप साइड में सिंबल देख रहे हैं जिसका, जहाँ पे अभी एरो आप देख रहे होंगे, वो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिम्टम्स का पैलिएटिव केयर सेटिंग में किस तरह से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं वो भी आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी। तो फिर से मेरा अनुरोध है कि आप ये दोनों चीज़ों को आप डाउनलोड कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। इस हफ्ते में इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं इमीडिएटली। तो आप जितना जल्दी हो सके इसको आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एथिकल इश्यूज होते क्या हैं, और जो डिसीजन मेकिंग है या जो निर्णय लेने की प्रणाली है उसमें एथिकल इश्यूज का कैसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब देखिए, कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, हर व्यवसाय के अपने एक कुछ नीति मूल्य होते हैं, कुछ नीति निर्देश होते हैं, या फिर उसको हम एक तरह की आचार संहिता भी बोल सकते हैं। हमारे प्रोफेशन के लिए वो होती है, तो हर प्रोफेशन की होती है, हमारे भी है। और बाई एंड जब सब कुछ ठीक होता है तो हम वो जो नीति के जो निर्देश हमको काफ़ी इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं। और उनका इम्पोर्टेंस कब बढ़ जाता है, जब हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डील करते हैं, जैसे लाइफ और डेथ की सिचुएशन में डील करते हैं, एंड ऑफ लाइफ में डील करते हैं, जहाँ पर हमारे पास में कोई पक्का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे जब हम ऐसे सिचुएशंस में वो एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना या वो नीति के नियमों को पालन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे असमंजस बनता है। वो सिचुएशन में हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस समय पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपको ये ज्ञात है कि जो हेल्थ प्रोफेशन है या मेडिकल प्रोफेशन है, उसके जो नीति शास्त्र के 4 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, अगर आप जानते हैं तो आप उसको चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज़। 4 प्रिंसिपल्स होते हैं एथिक्स के, जो हम मेडिकल साइंस में जिनकी बात करते हैं, बायोएथिक्स में जो बात करते हैं, 4 प्रिंसिपल्स। तो आप चैट बॉक्स में उनके नाम लिख सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल्स के नाम नहीं जानते हैं तो एटलीस्ट उसकी फ्रेज में या एक छोटे छोटे सेंटेंस में भी उनका मतलब आप लिख सकते हैं। मैंने जस्ट पूछा है, आपके पूछने के जस्ट पहले मैंने चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाला है। जी, और जी, एक कमेंट आया है जब हम ब्रेक ले रहे हैं, होपिंग कि somebody will respond। गुलशन कुमार ने ये लिखा है कि it is important to give support and love to the COVID patient. That is one thing we can do. We should also motivate them and should give them some kind of confidence that they are almost fine and will recover soon. तो ये एक तरह से ठीक है, बट गुलशन ये बात याद रखना कि आई थिंक मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स बताते हैं कि जो पेशेंट सीरियस हैं कोविड इलनेस के साथ, या जिनके पास बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं या उम्र से बड़े हैं, वो ही कोविड हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं। जो माइल्ड और मॉडरेट कंडीशंस के पेशेंट्स हैं वो घर पे ही रहते हैं। तो ज्यादातर जो पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आते हैं वो काफी सीरियस होते हैं। और पैलिएटिव केयर का ये भी एक उद्देश्य है कि हम पेशेंट से सही बताएं, उस मैनर में बताएं जिससे पेशेंट को कम धक्का बैठे और उसके बाद भी पेशेंट को सपोर्ट करें। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को सच बताना चाहिए, ऐसे बताना चाहिए कि पेशेंट को पूरा अपसेट नहीं हो जाए, और बताने के बाद भी उनका सहारा बने रहना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और आपके मेडिकल एथिक्स के जवाब में दीपशिका शर्मा जी ने कॉन्फिडेंशियलिटी लिखा है, जो प्रोबेबली एक पिलर नहीं है, बट डॉक्टर दिनेश आप एलैबोरेट करना चाहेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी को हम ऑटोनॉमी से कनेक्ट करके एक पिलर का हम उसको यूज कर सकते हैं। तो मैडम थोड़ा वेट करेंगे, अगर दूसरे रिस्पॉन्सेस आते हैं तो देन विल टेक अप दिस। डन। सो आपका जो पॉइंट है गुलशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट हमें एक तरह से मेडिकल ट्रेनिंग और नर्सेस ट्रेनिंग में बहुत ऑफन हम देखते हैं कि डॉक्टर्स बोलते हैं कुछ तकलीफ मत है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम ही खुद वो डिस्कशन में जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोग इजीली वो पेशेंट को टालने के लिए या वो हमारा कम वक्त बर्बाद होने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो इसीलिए इस हफ्ते आप ये भी समझोगे कि कम्युनिकेशन या पेशेंट से कैसे, कब, कितना, कहाँ बात करना चाहिए, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो डॉक्टर्स को सिखाया नहीं जाता है, नर्सेस को सिखाया नहीं जाता है। तो दीज थिंग्स हम अपने प्रैक्टिस में कैसे इन्वॉल्व करें ताकि हमारी भी मेंटल टेंशन कम हो, पेशेंट और उनके फैमिली की भी मेंटल टेंशन कम हो, और हम वही करें और कहें जो सही है उस पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए। अभी तक रिस्पॉन्सेज नहीं आए डॉक्टर दिनेश? हाँ। तो देखिए, जो एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं ये कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर जगह पे लागू पड़ते हैं, पर इनका जो अलग अलग संस्कार है, अलग अलग जो रीजन है, उसमें इनके थोड़े इम्प्लीकेशंस चेंज हो जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में इनके एप्लीकेशन चेंज होते हैं, पर ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। ठीक, और ध्यान रखिएगा ये प्रिंसिपल्स हैं, ये कोई कानून नहीं है। तो प्रिंसिपल्स हैं, हमसे अपेक्षा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो करेंगे, और ये भी अपेक्षा है कि जहाँ पे कानून बनेंगे वो इन एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए जाएंगे। तो अगर कहीं पे कानून और एथिकल प्रिंसिपल्स में क्लैश होता है, डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे मतलब शायद जो कानून वहाँ पे बने वो एथिकल प्रिंसिपल्स को पूरी अच्छे से ध्यान में रख के या समझ के नहीं बनाए गए। ठीक, तो ये इश्यूज हैं। तो एथिक्स के जो 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, क्योंकि बार बार प्रिंसिपल्स की बात हो रही है तो मैं प्रिंसिपल्स बता देता हूँ। 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है वो है ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल होता है। तो ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता का प्रिंसिपल होता है, यानी जो पेशेंट है उसको अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने हेल्थ कंडीशन पे डिसीजन लेने के लिए पूरा उसका अधिकार होता है। तो वो ऑटोनॉमी है, अपने बारे में उसे जानने का पूरा अधिकार है, डिसीजन लेने का भी अधिकार है उसको, तो वो ऑटोनॉमी या स्वायत्ता होती है। दूसरा प्रिंसिपल जो होता है वो होता है बेनिफिशेंस, यानी हम जो भी करेंगे उससे पेशेंट का अच्छा ही हो, उस इंटेंशन से ही हम कोई भी काम करेंगे। जो भी हम डिसीजन लेंगे तो उससे पेशेंट का अच्छा हो, ऐसे डिसीजन ही हम लेंगे। तीसरा जो होता है वो नॉन मालेफिसेंस का होता है, यानी हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे पेशेंट को नुकसान हो। पर देखिए, डिसीजन से नुकसान हो सकता है, पर हमारा इंटेंशन या हेतु नुकसान करने का नहीं है। और सपोज किसी को अगर लग गई और उसको दुख रहा हो तो आप उसको डाइक्लोफिनेक की दवाई देते हैं, तो हो सकता है कि उसको गैस्ट्राइटिस हो जाए, गैस्ट्रिक अल्सर हो जाए, पर वहाँ पे हमारा हेतु उसको गैस्ट्रिक अल्सर करने का नहीं था, हमारा हेतु था कि उसको पेन रिलीफ हो जाए। तो जो भी हम कर रहे हैं उसका इंटेंशन हो, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो अलग बात है, और हम जो भी चीज़ सजेस्ट करेंगे उससे उसका नुकसान हो, उस हेतु से हम कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करेंगे। और जो आखिरी प्रिंसिपल है वो जस्टिस या सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है, सामाजिक न्याय का जैसा प्रिंसिपल है, यानी जो भी हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, जो सीमित संसाधन है, उसको हम जो सामाजिक की जरूरत है उसके हिसाब से उसको न्याय संगत रूप से उसका हम उपयोग कर सकें, तो वो है सोशल जस्टिस। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं, ऑटोनॉमी, बेनिफिशेंस, नॉन मालेफिसेंस और सोशल जस्टिस। तो 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये प्रिंसिपल्स को हमें यूज़ करना है। कभी कभी ऐसे होता है कि 1-2 प्रिंसिपल्स के आपस में टकरा जाते हैं, तो वहाँ पे एथिकल डायलेमा होता है, तो उसको हमें हैंडल करना है। पर हमें ध्यान में रखना है जो हमारे कंट्री के लीगल जो फ्रेमवर्क्स हैं, जो न्यायिक प्रणाली है, उसको हमेशा हमें ध्यान में रखना है। और अल्टीमेटली जो हमारे पेशेंट्स हैं या जो दर्दी हैं या जो हमारे रोगी हैं, उनकी इच्छाएं क्या है और उनके बेस्ट इंटरेस्ट यानी उनके हित में जो सबसे अच्छी चीज़ है, उनके हित में सबसे अच्छी चीज़ है, वो डिसीजन हम ले, उनकी इच्छा के हिसाब से और उनके हित के हिसाब से भी हम डिसीजंस ले सकते हैं। और अल्टीमेटली जो रिसोर्सेस हम उसको कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से उसका बेनिफिट मिल सके वो भी हमको ध्यान रखना है।
पर ये बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहता है। जैसे मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहती हूँ, हमारे ये जो पैली कोविड केरला का ट्रेनिंग है, इसमें हम अफ्रीका और बाकी कंट्रीज के डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ भी हमने बात किया है। वहां पे ऐसे देशों में उनके पास 1 या 2 वेंटिलेटर ही है। इस महामारी में जैसे डॉक्टर दिनेश ने बताया, चैलेंजिंग डिसीजन मेकिंग, अगर आपके पास 10 पेशेंट एक साथ आए तो आप कैसे डिसाइड करेंगे किस पेशेंट को वेंटिलेटर देना चाहिए और किस पेशेंट को नहीं। ये महामारी ऐसा वक्त है कि बहुत सारा पेशेंट्स एक समय में आते हैं, तो आप क्या पॉइंट्स लेंगे डिसीजन लेने को कि किस पेशेंट को कितना ट्रीटमेंट देना चाहिए। सिंपल बताने के लिए ये एक उदाहरण है कि एक साथ जब इतने सारे पेशेंट आएंगे तो कौन सा पेशेंट सीरियस है, उनके उम्र के हिसाब से, कि उनके इच्छा के हिसाब से, कि किस क्वालिटीज या किस कैरेक्टर इंडिकेटर्स के वजह से आप वो पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे। ये एक सिंपल सा क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन है एथिक्स या एथिकल डिसीजन के लिए कि आप किस पेशेंट को कितना ट्रीटमेंट देंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है। सॉरी डॉक्टर दिनेश, ओवर टू यू। तो जो कोविड सिचुएशन में जैसे मैडम ने बताया कि एकदम से ये सुनामी की तरह आ गया, इतनी नंबर्स इतने ज़्यादा हैं तो रिसोर्सेस कम हैं, तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एथिक्स की और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की भूल भुलैया में हम फंस गए हैं। तो इस भूल भुलैया से निकलने का अगर कोई रास्ता है तो वो एथिक्स के सहारे ही है। तो एथिक्स के प्रिंसिपल फॉलो करते हुए हम शायद ये भूल भुलैया से हम निकल सकते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज जो एथिक्स के हिसाब से हम फेस करते हैं कोविड-19 की सिचुएशन में, वो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज ये हैं। एक तो पेशेंट्स वल्नरेबल हैं, यानी उनके पास में दूसरा कोई सहारा है ही नहीं अभी, तो जो है इतना ही है। तो ऐसे वल्नरेबल पेशेंट्स को, यानी जो काफ़ी कमज़ोर है, तो उस सिचुएशन में उन्हें किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं वो। दूसरा, वो डेस्परेट फॉर हेल्प है, यानी उन्हें मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पर। ठीक। और तीसरा है अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस, यानी संसाधन तो कम है और वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और संसाधनों की जो अवेलेबिलिटी है उसमें इक्वलिटी भी नहीं है, समता भी नहीं है। कुछ जगह पे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, कहीं पे कम है, तो वो भी बड़े बड़े इश्यूज हैं। और दूसरा ऐसे होता है कि जो क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा है, तो जो होलिस्टिक इश्यूज है या जो उनकी समग्र संभाल की ज़रूरत है वो कभी कभी नेगलेक्ट हो जाती है। हम सिर्फ कुछ इश्यूज, फिजिकल इश्यूज पे फोकस करके रह जाते हैं। साथ में कोविड से रिलेटेड स्टिग्मा भी है, यानी लांछन की भावना भी है, कोविड का भय भी है, पेशेंट्स में है, फैमिलीज में है, डॉक्टर्स में भी है। और जो कभी कभी हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो भी उतनी गरिमामय भाषा वहाँ पे नहीं होती है, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और पैंडेमिक अनएक्सपेक्टेड है, किसी को पता भी नहीं कि क्या होने वाला है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा, अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिकल स्टाफ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ऐसे तो मेडिकल स्टाफ हमेशा प्रेशर में ही होते हैं, पर अब एक्सट्रीमली ज़्यादा प्रेशर में, यानी कुकर अभी फटने की तैयारी पर है। तो उतनी इम्पोर्टेंट इश्यूज है जिसकी वजह से हम जो कोविड-19 में एथिकल डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इससे रिलेटेड हम एक क्लिनिकल सिनारियो देखेंगे और फिर उसमें डिसीजन कैसे लिया जाता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक सिचुएशन है, ये श्रीमान रमेश जी की कहानी है, जो 75 वर्ष के हैं और उन्हें कुछ बीमारियाँ पहले से ही, उन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको IHD है, यानी शायद उन्हें पहले हार्ट अटैक भी हुआ है, उनका वजन थोड़ा ज़्यादा है, उन्हें मोटापा की तकलीफ भी है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है और 6 महीने पहले उन्हें लकवा हुआ था, काफ़ी लकवा हुआ था, जिसकी वजह से वो बेड रिडन है, यानी पथारी जो लगभग वो हमेशा खाट में ही रहते हैं। और वो पहले स्मोक भी करते थे। तो जैसे मैंने बताया कि उन्हें स्ट्रोक है, स्ट्रोक की वजह से काफ़ी डेंस हेमिप्लेजिया, यानी शरीर का एक हिस्सा लगभग नाकामा ही हो गया, मतलब काम ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। और साथ में क्योंकि स्ट्रोक है तो उनको बार बार जो लंग इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन भी होते रहते हैं। ये रमेश जी की कहानी है। और वो घर पर ही रहते हैं और बेड बाउंड है मोस्टली, और उन्हें हर चीज़ के लिए, जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ के लिए भी किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, यानी जो वॉशरूम तक जाना है, बाथरूम तक जाना है, खाना पीना है, खुद की जो स्वच्छता रखनी है,
उन सब के लिए भी किसी ना किसी की मदद की जरूरत होती है। तो ये सिचुएशन है रमेश जी की। तो उनका ध्यान कौन रखते हैं? उनका ध्यान रखते हैं उनकी वाइफ रखते हैं, और उनके सन हैं और उनकी बहू है, उनके साथ में रहते हैं ये सब लोग। तो सपोज आपके हॉस्पिटल में रमेश जी आते हैं और आपको लगता है कि इन्हें कोविड है, कोविड की संभावना इनमें है, और रमेश जी आपके हॉस्पिटल में आते हैं, तो आप उस सिचुएशन में आगे डिसीजन लेने के लिए जो हिस्ट्री दी हुई इसमें से किस तरह से डिसीजन लेंगे, कौन कौन से इश्यूज को ध्यान में रखेंगे, तो ये देख के आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग के बारे में अगर आप डिस्कस कर पाए तो काफ़ी यूजफुल रहेगा ये। डॉक्टर दिनेश ये पूछना चाह रहे हैं कि ये पेशेंट जिसके बारे में डिटेल्स बताया गया है, ये पेशेंट के साथ और उनके परिवार के साथ हम आगे चलेंगे, एंड ये आपको सोचना है कि ऐसा पेशेंट अगर आपके कैजुअलिटी में आया या आपके हॉस्पिटल में आया तो आप क्या क्या चीज कंसिडर करोगे इनके, ये पेशेंट के इलाज के डिसीजन के पहले क्या क्या चीज है जो आप कंसिडर करोगे, एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, महामारी को ध्यान में रखते हुए, और पेशेंट के डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आपके क्या विचार है, ये प्लीज बताइए। आप इसको अपनी कैजुअलिटी में पेशेंट भी समझ सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये आपके पड़ोसी हैं इस कंडीशन में और आपसे सलाह पूछ रहे हैं, क्योंकि आप हेल्थ प्रोफेशन से संबंधित हैं। तो आपसे अगर वो सलाह पूछते हैं कि देखिए मैडम सर ये ऐसे ऐसे कंडीशन है, अभी हमें लग रहा है कि इन्हें थोड़े कोविड होने के चांसेस हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से अभी हम इसको आगे प्रोसीड करें, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे और क्या आपका डिसीजन, मतलब कौन कौन से इश्यूज आप ध्यान में रखेंगे डिसीजन लेने से पहले। बाकी कोविड को तो हम रखेंगे, उनकी सांस की तकलीफ है, फीवर है, वो सब तो हम देख ही रहे हैं। उसके अलावा कौन कौन से इश्यूज हम ध्यान में रखेंगे, ये हिस्ट्री से अगर आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं तो। मैडम कोई रिस्पॉन्सेस हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं है। मेरा नजर है वहां पे, किसी को कुछ शेयर करना है कि ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कैसे क्या क्या मन में रखेंगे कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, बट नो रिस्पॉन्स। कैरी ऑन डॉक्टर दिनेश। ओके, तो देखिए इसमें ये पेशेंट सपोज आपकी कैजुअलिटी में आता है, तो डिसीजन लेने में काफ़ी इश्यूज हमको देखने पड़ते हैं। तो आपको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए हम एक थोड़ा और एक स्टडी आपसे शेयर करते हैं। जैसे ये एक स्टडी है, आपको इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये स्टडी ऐसे कहती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अगर हम उनको वेंटिलेटर पे डालते हैं या सघन संभाल पर उनको डालते हैं, आईसीयू केयर में अगर उनको शिफ्ट करते हैं, तो आईसीयू में से बाहर आने के उनके चांसेस कम होते हैं और डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो बीच में ये जो पार्ट दिख रहे हैं वो डेथ का परसेंटेज है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो लगभग 60 साल के बाद में आप देख रहे हैं कि डेथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स यूजुअली वेंटिलेटर से बाहर आने के चांस काफ़ी कम रहते हैं। ठीक है, तो अब इस जानकारी के ये एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिली, इसके बाद में आपका डिसीजन कैसे चेंज होगा? तो यहाँ पे एक रिस्पांस आया है योगेश्वरी लाल से कि पेशेंट के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे। मैंने उनसे ये पूछा कि ये फैमिली बैकग्राउंड का मतलब क्या फाइनेंशियल है कि क्या एग्जैक्टली बैकग्राउंड में आप क्या कंसिडर करोगे। पर डॉक्टर दिनेश का कहने का ये मतलब है कि आप क्या क्या पॉइंट्स लोगे। जैसे पेशेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट्स के मेडिकल हिस्ट्री और वो सब उम्र वगैरह तो लेंगे, बट पेशेंट क्या चाहता है, ये ऑटोनॉमी का जो पहले एथिक्स प्रिंसिपल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ट्रेनिंग में और हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत बार देखे जाते हैं कि हम पेशेंट से डायरेक्टली बात ही नहीं करते कि आप क्या चाहते हैं, कल को हम पेशेंट होने वाले हैं और हमें कैसा लगेगा कि डॉक्टर सब बाकी लोगों से बात कर रहे हैं और हमें नहीं बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस हमारे डेली मेडिकल फील्ड में हॉस्पिटल में जरूरत है कि हम पेशेंट को पूछे, खासकर जब पेशेंट बोल सकता है, समझ सकता है कि पेशेंट क्या चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कल हम ये पेशेंट होने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट से भी बात करें। तो दैट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी और दीपशिका शर्मा ये बोल रहे हैं कि if the patient is in a critical condition and hospital's priority is to make sure the patient is COVID negative and in that process patient has lost his life, then how do we handle the situation? Shall we give priority to patient's life or government guidelines?
दीपशिका, ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जैसे डॉक्टर दिनेश ने बोला, ये प्रेशर कुकर फटने की स्थिति में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डॉक्टर दिनेश, यू वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन नाउ और लेटर? विल कम टुवर्ड्स, हम तो लास्ट में दीपिका लेंगे, एंड क्वेश्चन में ध्यान डिस्कस रखिएगा. करेंगे हम. मैं याद दिलाऊंगी डॉक्टर दिनेश को ये टॉपिक ये डिस्कस करने, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक के बाद एंड में वाइंड अप करने के पहले हम जरूर डिस्कस करेंगे. एक और रिस्पॉन्स आया है डॉक्टर दिनेश की, फाइनेंशियल नहीं, पेशेंट और फैमिली क्या सोचते हैं इस डिजीज के बारे में. ठीक है, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम उनके साथ बात करें. दैट इज व्हाट योगेश्वरी हैज सेड कि फैमिली सिचुएशन को पूछना चाहिए. काफी अच्छे सुझाव अब आ रहे हैं, लोग शायद कंडीशन को रिलेट कर पा रहे हैं अपने इससे. करेक्ट. तो देखिए, कुछ प्रिंसिपल्स हैं पैलिएटिव केयर के, वो हम शायद कोविड की सेटिंग हो या नॉन कोविड की सेटिंग हो, हर सेटिंग में हम उसको फॉलो करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट जैसे नॉन अबंडनमेंट है, तो यानी जिस भी व्यक्ति को मेडिकल केयर की जरूरत है उसे कभी भी हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको कभी अबंडन नहीं करना है, चाहे जैसी भी उसकी कंडीशन हो. और हम जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके लिए हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए. इंडिविजुअल जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, उसकी तरफ हमें उसको रिस्पेक्ट देना और उसकी डिग्निटी को ध्यान में रखना है. पेशेंट की ऑटोनॉमी या स्वायत्ता, स्पेशली जब पेशेंट कॉन्शियस या डिसीजन ले सकता है तो उसका ऑटोनॉमी को ध्यान रखना है. ठीक. और रेसिप्रोसिटी भी है, यानी जो पब्लिक हेल्थ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं जहाँ पे भी पॉसिबल रहता है. सोशल जस्टिस का हम ध्यान पे रखते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी भी इम्पॉर्टेंट है. ये इश्यू पहले ही आप में से किसी ने डिस्कस किया था कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फोकस होता है होल पर्सन केयर, यानी सिर्फ बीमारी नहीं, हम ये नहीं देखते हैं कि वो आदमी को कौन सी बीमारी है, और हम ये देखते हैं कि वो बीमारी वाला आदमी कौन है. ठीक. तो हमारा ध्यान आदमी पे होना चाहिए, इंसान पे होना चाहिए, ना कि बीमारी पे. ठीक. तो हमें ध्यान में ये नहीं रखना है कि हम किसी बीमारी से डील कर रहे हैं, हमें ध्यान में ये रखना है हम एक इंसान से डील कर रहे हैं जिसको बीमारी है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना. और जस्टिस और फेयरनेस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ये कुछ प्रिंसिपल्स यूजुअली हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक. तो जो ट्रायल्स में यूजुअली गोल्स ऑफ केयर हमको वहाँ पे डिस्कस करने रहते हैं. इसमें शायद जो क्वेश्चन था कि हम पेशेंट के गवर्नमेंट गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे या उसका थोड़ा सा जवाब इसमें आ जाएगा. तो ऑलरेडी देखिए, रिसोर्सेज के हिसाब से आपके यहाँ पे प्लानिंग हो चुकी होगी, किस तरह के पेशेंट्स कहाँ पे जाएंगे वो गाइडलाइंस में आपके पास में होगा ही. ये जो गाइडलाइंस आप देख रहे हैं, ये केरला में किस तरह से वो लोग मैनेज करते हैं, वो गाइडलाइंस यहाँ पे दी हुई है. और आपके यहाँ पे तो शायद थोड़ा डिफरेंट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स अच्छे से होने चाहिए. जो भी हमारे गाइडलाइंस हैं वो हमें क्लियर कट हो, और जो भी पेशेंट है और फैमिली है उससे अच्छे से हम कम्युनिकेट कर पाएँ. तो उसमें इम्पोर्टेंट होगा पेशेंट कोविड से रिलेटेड के इन्फॉर्मेशन क्या है, टेस्टिंग के स्ट्रैटेजीज क्या हैं, वो वहाँ पे क्लियर कट हमें डील कर लेना चाहिए. और इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हम जो स्टाफ सपोर्ट का भी अच्छे से वहाँ पे प्रोविजन हमारे लोकल सेटिंग में जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम कर पाए. अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल गाइडलाइंस में स्टाफ सपोर्ट पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है. वो लोग ये मानते हैं कि नहीं, आप डॉक्टर हो तो आप शायद सुपरमैन सुपर ह्यूमन हो. कार्टून भी उस तरह के हम देखते हैं कि डॉक्टर और नर्स जो होते हैं वो सुपरमैन से भी बड़े हैं, और उस तरह के काफ़ी कार्टून्स आ रहे हैं. तो वो एक्चुअली हमें सुपरमैन समझते हैं, पर हम ऐसे कुछ है नहीं, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, तो वो भी हमें इनबिल्ट कर लेना है. और होलिस्टिक इश्यूज के ऊपर हमें ध्यान रखना है, सिर्फ फिजिकल या जो उसका SpO2 या टेम्परेचर, फीवर, उसी पे ध्यान नहीं रखना है, दूसरे इश्यूज को भी हमें ध्यान में रखना है. तो ये ट्रायजिंग करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स हैं या कुछ पाथवेज बनाए हुए हैं. तो ये जो पहला पाथवे, ये एल्गोरिदम नंबर 6 है, आपके जो हैंडबुक है या जो ई बुक है उसके पेज नंबर 30 में अवेलेबल है. तो इसमें देखिए, ग्रॉसली ऐसे हम डिसाइड करते हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि जो पेशेंट आता है अपने पास में, पेशेंट क्रिटिकल है, तो इनिशियली तो हम उसको हम स्टेबलाइज करेंगे ही. और एक बार जब थोड़ा पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है, फिर हमें उसकी कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन लेना है कि उसको हम इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करेंगे या कंफर्ट केयर प्रोवाइड करेंगे.
तो अगर हमें लगता है कि पेशेंट इतना बुरे कंडीशन में है कि जहाँ पे हमारे इंटेंसिव केयर के बावजूद भी उसके आउटकम्स उतने अच्छे नहीं होंगे, तो हम डेफिनेटली उसको कंफर्ट केयर एडवाइस कर सकते हैं। देखिए, अपना जो एथिक्स के प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है कि हम जो भी करेंगे उससे उसका फायदा हो, और दूसरा ऐसा भी है कि जो हम ऐसा कुछ नहीं करें जिससे उसका नुकसान हो। दोनों प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से कि ये एल्गोरिदम जो पहले कोविड केरला ग्रुप ने बनाई है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम रमेश जी के संदर्भ में देखते हैं, देखिए उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा, 75 साल की उनकी उम्र है। उन्हें काफ़ी दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर उनके सिम्टम्स, अभी तक उनके सिम्टम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए नहीं है कि किस तरह के सिम्टम्स है, वो कल आएंगे। और लेट्स अज्यूम कि उनके सिम्टम्स अगर माइल्ड होते तो शायद वो हमारे हॉस्पिटल में आते ही नहीं। हॉस्पिटल में यानी उनके माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर सिम्टम्स होंगे। ठीक, तो इस कंडीशंस में यूजुअली इंटेंसिव केयर में जाने से पहले हम फैमिली से डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई किस तरह से हम डिस्कशन करेंगे, उसका डिटेल से हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। पर ग्रॉसली हमें ये ध्यान में रखना है कि उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल हैं, और वो ऑप्शंस पेशेंट के लिए और फैमिली के लिए कितने सूटेबल है। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्यूटिलिटी ऑफ केयर की, यानी कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो इस कंडीशन में या उन कंडीशन में फ्यूटाइल होते हैं। फ्यूटाइल यानी निरर्थक होते हैं, मतलब उससे उनका ट्रीटमेंट तो होगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, पर उसका कुछ मीनिंगफुल ट्रीटमेंट नहीं, आउटकम मीनिंगफुल नहीं होगा, यानी वो निरर्थक होते हैं। तो उसके हिसाब से हम डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक, तो सपोज जिस तरह से रमेश जी की सिचुएशन, उसमें आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो अगर आईसीयू में जाते हैं या क्रिटिकल केयर में जाते हैं, तो जो स्टैटिस्टिक्स हमें अवेलेबल है या जो कुछ भी अवेलेबल है उसके हिसाब से शायद उसका आउटकम आईसीयू में उतना अच्छा नहीं होगा। आईसीयू के बाहर उनकी संभाल काफ़ी बेहतर हो सकती है, कंफर्ट केयर बेटर हो सकती है, तो उसके हिसाब से हम उसे प्लान कर सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना है कि अल्टीमेट डिसीजन फैमिली और पेशेंट को ही लेना है। हमारा रोल है कि हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट करके जो भी इशू है, जो भी रियलिस्टिक इश्यूज है, उससे हम शेयर करें। तो इस पाथवे को हम यूज़ करके कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक, तो ये पाथवे का डिटेल आप अपने पेज नंबर 30 से पढ़िए, और वेबिनार में डिटेल में भी आपको मिल जाएगा। एक कमेंट आया है डॉक्टर दिनेश, इन माय व्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड रिमेंबर दैट वी आर ह्यूमन बीइंग, करेक्ट? Maybe doctor, nurses, orderly or sweeper. If this word eliminators solve many problems which we face presently, then next treatment should be to start according to complications. So गुलशन शर्मा का ये point हम लोग end में discuss करेंगे। ये बात सही है कि हम लोग बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं ये, बट एक्चुअली ये महामारी के टाइम में सब प्रॉब्लम सबके लिए, सब देशों में हमने देखा है कि एक लेवलर है। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये रखना चाहिए कि सबके हित में एक दूसरे का सहारा बनते हुए पेशेंट जो है उसको सेंटर में रखते हुए हम लोग को काम करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम सिर्फ डॉक्टर बने हैं सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख के दवाई देने के लिए नहीं, बट जो पूरा पेशेंट का दर्द है, मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सबको हम अगर हम हमारे पास हल नहीं है, बट हमें ये जानना चाहिए कि हम पेशेंट के पास एटलीस्ट पूछना चाहिए, शेयर करना चाहिए, ताकि पेशेंट की तकलीफें थोड़ी कम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मैं डॉक्टर दिनेश के स्लाइड के बाद सोचना चाहती कि आपने कभी सोचा है हॉस्पिटल में पेशेंट को देख के कि ये ट्रीटमेंट करना जरूरी है क्या ये पेशेंट के लिए? कभी आपने ऐसा सोचा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो ट्रीटमेंट है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, वो फ्यूटाइल है, जरूरी है कि और तकलीफ ही देने वाला है पेशेंट को और नुकसान देने वाला है। आपने कभी ऐसा सोचा है? कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। सॉरी डॉक्टर दिनेश। नहीं, मैडम ने बिल्कुल ही इश्यू रेज किया है कि देखिए हम जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी करते हैं उसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेशेंट फैमिली से हम बात करेंगे और जो भी डिसीजन हमारी जो नॉलेज है और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, उसको अच्छे से हम डॉक्यूमेंट कर पाएंगे।
और इम्पोर्टेंट है, जैसे मैडम ने कहा कि फ्यूटिलिटी इन ट्रीटमेंट। कई बार डेफिनेटली जिसने भी 5-4 साल हेल्थ केयर में बिताए तो कम से कम आपके 2-4 एक्सपीरियंस हुए होंगे जहाँ पे आपको लगा होगा कि इस ट्रीटमेंट से तो ट्रीटमेंट ना करना ही इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता। क्या ट्रीटमेंट कहते हैं, या निरर्थक ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, निरर्थक संभाल उसको बोल सकते हैं। तो उससे देखिए उसके शायद फिजिकल पैरामीटर्स तो इम्प्रूव होते होंगे, पर ओवरऑल वो गोल ऑफ केयर में उसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता नहीं है। तो ऐसे फ्यूटाइल ट्रीटमेंट जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं उससे हमारे पेशेंट्स को हमें दूर ले जाना है। और जहाँ पे कई बार ऐसे होते हैं कि उनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हम दूसरे कोई कंडीशन से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हमें सिम्टम्स के हिसाब से उनको ट्रैक करके सिम्टम मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। तो सिम्टम मैनेजमेंट हम कल देखेंगे। और एंड ऑफ लाइफ केयर में देखिए हम यही ज़रूरी है कि सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर में इंजेक्शन देना, इंट्यूबेट करना, वही एंड ऑफ लाइफ केयर नहीं है। एंड ऑफ लाइफ में काफ़ी दूसरे डिसीजंस भी होते हैं, काफ़ी दूसरे इश्यूज भी होते हैं फैमिली और पेशेंट्स के लिए, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि उसको इंजेक्शन लग गए, उसको एम्बू बैक कर दिया, ये कर दिया, वो ज़रूरी है पर वो सबसे ज़रूरी चीज़ें नहीं है। तो इसके हिसाब से हम उसको कैसे डिसीजन लेंगे वो भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक, तो वो डिसीजन लेने के लिए भी हमने पाथवे में प्रोवाइड किया है। ये पेज नंबर 27 पे आपके यहाँ अवेलेबल है। तो ये पाथवे हम रमेश जी की स्टोरी लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। सपोज वो आपके यहाँ पर आते हैं रमेश जी और उनके मॉडरेट सिम्टम्स हैं। तो आप देखेंगे कि जो रमेश जी है उनको प्री कोविड भी काफ़ी उनकी कंडीशंस ख़राब थी और उनका जो परफॉर्मेंस स्टेटस, आपने से कभी किसी ने WHO परफॉर्मेंस स्टेटस के बारे में सुना? परफॉर्मेंस स्केल WHO का एक होता है, नर्सिंग वालों ने सुना होगा कि नर्सिंग में काफ़ी यूज़ करते हैं ये। अगर आपने सुना है तो उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। ये WHO हेल्थ परफॉर्मेंस स्टेटस स्केल क्या होता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो रमेश जी की कोविड से पहले भी उन्हें काफ़ी बीमारियां हैं, उनका परफॉर्मेंस स्टेटस भी काफ़ी लो है। तो ऐसी कंडीशन में यूजली हम उनको नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव वेंटिलेटरी सपोर्ट शायद उनको हम ना प्रोवाइड करें। ठीक, क्योंकि वो अगर उसका उन्हें फ़ायदा होते हुए नहीं दिख रहा। और सपोज उनको सिर्फ निमोनिया है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक दे के उनको ठीक कर सकते। ऐसे नहीं है कि उनको छोड़ देना, हम छोड़ नहीं रहे हैं, उनके हित में जो बेस्ट डिसीजन है वो हम डिसाइड कर रहे हैं। उनको हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप घर चले जाइए और हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, वो नहीं है पर्पस इनको सिम्टोमेटिक रिलीफ तो देना ही है, और हमको इंटेंसिव केयर में देंगे या बाहर देंगे वो हम डिसाइड कर रहे हैं। ठीक, और उसके बेसिस पे टीम डिसाइड कर सकते हैं चलो उसको हम इन्वेसिव वेंटिलेशन नहीं करेंगे, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करेंगे, ऐसे ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखेंगे, तो वो डिसीजन हम ले सकते हैं। और जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। कोविड सेटिंग में शायद हमें फ़ोन पे ही बात करनी पड़े, रूबरू बात नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे पॉसिबल रूबरू भी बात कर सकते हैं विद प्रॉपर पी। ठीक, और फिर अगर हमें लगता है कि उनकी कंडीशन और भी डिटेरियोरेट हो रही है, वो एंड ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में या घर पे एंड ऑफ लाइफ केयर भी हमको उसके लिए प्रोवाइड करने की जो कंडीशन है वो हमें सेटअप करनी है। एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम 2-3 दिन बाद में सेशन में हम देखेंगे। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम वैसे डिसीजंस ले सकते हैं। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैडम WHO परफॉर्मेंस स्केल के बारे में कुछ आए आंसर्स किसी नहीं नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया, बट ये जो भी पाथवेज दिखा रहे हैं डॉक्टर दिनेश, ये सब आपके ई बुक में अवेलेबल है, उसको देखिए, उससे पहचान कर लीजिए, सो आपको भी इजी रहेगा। ये स्लाइड में पढ़ के समझना मुश्किल है, बट आप ई बुक देखेंगे तो वेबिनार सुनेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा इसका इम्पोर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस। और शायद ये आपके आपके जैसे डॉक्टर दिनेश नेबर्स के साथ या हॉस्पिटल में डेफिनेटली यूज करने के लिए आपको यूजर फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है, तो डेली रोजमर्रे की ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत यूजफुल रहेगा। सो प्लीज आप जरूर देखिएगा ई बुक और वेबिनार्स को भी सुनिएगा। ये आप अपने कोलिग्स के साथ भी डिस्कस कीजिए इस वीक में, उनके क्या सजेशन आप इस वीक में हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो ड्यूरिंग सेशन या आउटसाइड द सेशन उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। WHO परफॉर्मेंस के लिए होता है, इसमें 0 to 4 तक हम रेटिंग करते हैं।
तो आप जैसे देख रहे हैं कि जब 0 से 4 की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे उनकी जनरल कंडीशन काफ़ी पुअर होती जाती है। तो आप क्विकली अगर इस स्लाइड में पढ़ रहे हैं तो रमेश जी की कंडीशन में आप WHO परफॉर्मेंस स्केल क्या होगा? 75 ईयर्स के हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स है, वो बेड रिडन है और खुद की देखभाल भी वो नहीं कर सकते हैं, तो उनका स्कोर कितना होगा आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, इस स्केल के बेसिस पे जो रमेश जी के हमने के इस बारे में हमने डिस्कस किया था। रमेश जी 75, स्ट्रोक, उनको इस्कीमिक हार्ट है, वो बेड बाउंड है, वो डिपेंडेंट है केयर के लिए, तो इस स्केल के हिसाब से वो उनका नंबर कौन सा रहेगा आप बताइए। डॉक्टर दिनेश, यू कैरी ऑन, इट्स 4, 5 नाउ। ओके, तो ये वही कंडीशन हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब पहले हमने हिस्ट्री डिस्कस की और उसके बाद में परफॉर्मेंस स्केल और ये जो एल्गोरिथम डिस्कस की, इसके बाद में आपका थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज आया है अभी? So they have written 4. Yogeshwari has responded saying 4, which is ओके, क्वाइट गुड। yes. तो दूसरे लोग आप भी देखिए, जैसे अगर उनका परफॉर्मेंस स्केल 4 यानी काफ़ी सीरियसली इल है वो, तो आप पाथवे में देख सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा जाएंगे, बहुत इन्वेसिव मैनेजमेंट वहाँ पे हम सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो डिसीजन हम पहले सोच रहे थे उससे अभी हमारी थिंकिंग थोड़ी चेंज हो गई है पाथवे के हिसाब से जब हमने इसको देखा। So तो just इस तरह to answer, does Gulshan Sharma ji had actually pointed out कि we should start first solve the problems and according to complications. तो यही हम point out करना चाहते हैं इस algorithm और इस scale से कि complications के पहले भी जो भी characteristics है patients के, उम्र, उनके बाकी कोमॉर्बिडिटीज, उनके डेली फंक्शनल स्कोर्स एंड फिर उनका ओपिनियन भी मायने लगता है डिसीजन लेने के लिए कॉम्प्लिकेशंस के बहुत पहले। तो प्लीज रिमेंबर कि ये सब भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं टू टेक इनटू अकाउंट जब आप डिसीजन करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है गुलशन जी। आई होप दैट आंसर्स योर पॉइंट। हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि जब हम पेशेंट केयर की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ये नहीं कि हम आईसीयू से या दवा से ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सपोज इसको अगर आप आईसीयू में नहीं भेजे तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी केयर नहीं करनी है, केयर तो होगी, शायद आईसीयू से भी ज़्यादा आपको अच्छे से केयर करनी पड़े। ठीक है, तो हम डिसीजन ले रहे हैं कि किस तरह की केयर देंगे। तो सिम्टोमेटिक केयर होगी, वो केयर घर पे होगी या कौन सी सेटिंग में होगी, वहाँ पे कम्युनिकेशन कितना होगा, कितना ज़्यादा कम्युनिकेशन का रोल होगा, वो सब इश्यूज हमको डिस्कस कर देंगे। पेशेंट को हम ऑल और नन डिसीजन नहीं ले रहे कि आपका या तो हम ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन तो है ही नहीं, ट्रीटमेंट तो कर ही रहे हैं, पर क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या नॉन मेडिकल पे, या जो कम्युनिकेशन वाला स्किल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उस पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो हम डिसीजन ले रहे हैं। ट्रीटमेंट तो उसे दे ही रहे हैं। कई बार हमें ये गलत फहमी होती है ट्रीटमेंट यानी इंजेक्शन, दवाई, कुछ ट्यूब लगाएंगे वही ट्रीटमेंट है, वो भी ट्रीटमेंट है पर वो ही ट्रीटमेंट नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी ट्रीटमेंट होता है। ओके, तो ये इनके कोमॉर्बिडिटीज हैं 4, उनको WHO स्कोर उनका 3 से 4 के बीच में है, तो हम डिसीजन कैसे लेंगे वो भी आप हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री हमने थोड़ी आगे बढ़ाई, अभी रमेश जी ने ये सब उनको आइडिया आया है और उनको ऐसे लगता है कि शायद उन्हें कोविड होगा, और अड़ोस पड़ोस वाले भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई, क्योंकि उनको चेस्ट इन्फेक्शन होती है शायद उन्हें खांसी वांसी बार बार आती होगी, तो वो अगर आपको फैमिली क्वेश्चन करती है या जो उनके सन वगैरह आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसे कंडीशन में हाई रिस्क में है तो किस तरह का मैनेजमेंट हमें करना होगा, तो अब आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, कि किस तरह से हम उनके कंसर्न्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। उनके कंसर्न्स 2-3 तरह के कंसर्न्स होंगे, कुछ सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स हैं और दूसरे भी कंसर्न्स है। उन्होंने कहीं पे पढ़ा है कि भाई जो एल्डरली लोग रहते हैं, ज़्यादा बीमार लोग थे, उनको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं देंगे, ऐसे उन्होंने कहीं पे सुना होगा। कि बीच में आपने भी सुना होगा कि इटाली में या कुछ फॉरेन कंट्रीज में ऐसे हुआ था कि वो ज़्यादा एल्डरली लोग हैं, उनको हम ट्रीटमेंट मतलब वो इन्वेजिव ट्रीटमेंट नहीं देंगे, इस तरह से डिसाइड हुआ है। तो कभी कभी क्या वो मिसकम्युनिकेट हो जाता है, जब हम कहते हैं कि उनको आईसीयू में नहीं लेंगे तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं हमें ट्रीटमेंट ही नहीं मिलने वाला, हमें कोई देखभाल ही नहीं मिलने वाली। हम उनसे कहना चाह रहे हैं कि हम आपको उस तरह की देखभाल नहीं देंगे, पर दूसरी जो देखभाल आपके लिए जो जरूरी है उस तरह की देखभाल हम आपको डेफिनेटली देंगे। ठीक,
तो वो भी हमें देखना है। कुछ रिस्पॉन्स तो नहीं आए हैं, बट प्लीज जरा सोचिए कि आप ऐसे, क्योंकि आपके नेबर्स में, आपके फैमिली में, आपके डिस्टेंस फ्रेंड में ये बहुत सारे अभी आएगा ही, क्योंकि ये कोविड कहीं जाने वाला नहीं है, यहीं पे है और हमें इसके साथ ही रहना है। तो ये बार बार हमारे जिंदगी में आगे जरूर आएगा। तो इसके बारे में जरूर सोचना कि आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि आपकी बात करने का तरीका, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बहुत फर्क पड़ता है सामने वालों को, क्योंकि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और अभी सब इंफॉर्मेशन के लिए ढूंढ रहे हैं कहाँ से सही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आम जनता के लिए। तो जब हम उन्हें ऐसे नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट या नॉन इंटेंसिव ट्रीटमेंट से शिफ्ट करने के लिए उनके हित में जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का अलग से आपका सेशन है जो बुधवार को होगा, जिसमें मैं को फैसिलिटेटर जैसे रहूँगा, तो भी कुछ इश्यूज डिस्कस करेंगे। पर ध्यान रखिए कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनसे कांस्टेंट उनके साथ में बने रहना। बात करना सबसे जरूरी नहीं है, एक फीलिंग आनी चाहिए कि आप उनके साथ में हैं। सो बीइंग प्रेजेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर कैसे एम्पैथी से या परानुभूति से हम उनसे बात कर सकते हैं, कंपैशन कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और उनकी गरिमा हमेशा बनाए रखनी है। पेशेंट चाहे जिस भी कंडीशन में हो, फैमिली जिस भी कंडीशन में हो, तो उसकी जो उचित मानवीय गरिमा हमें हमेशा बनाए रखनी है। तो ये इश्यू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हम अलग से बुधवार को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए पैलिएटिव केयर में कम्युनिकेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और कई बार तो हम ऐसे भी मानते हैं कि शायद उसका रोल जो हम दवाएं और अन्य जो मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं उससे शायद उसका ज़्यादा भी रोल हो सकता है। ठीक है, तो हम समराइज करेंगे। तो ट्राइज में हमने ये सीखा कि केयर, कंटिन्यू ऑफ केयर हमें बनाए रखना। हम ऐसे नहीं कह रहे कि आपको ट्रीटमेंट मिलेगा ही नहीं, ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली मिलेगा, पर किस तरह का ट्रीटमेंट होगा वो हम डिसाइड करते हैं। किस तरह से हम डिसाइड करेंगे उसके लिए हम एथिकल फ्रेमवर्क यूज करेंगे, यानी जो मेडिकल साइंसेस के जो नीति शास्त्र में जो लिखा है या जो नीति निर्देश जो बने हैं उसके हिसाब से, और आपके जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज है उसके हिसाब से भी हम डिसीजंस लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक सकारात्मक कम्युनिकेशन या सकारात्मक संचार व्यवस्था बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन होगी कभी हमें ट्रीटमेंट को रीएस्केलेट और डीएस्केलेट करना पड़ेगा, यानी कभी ट्रीटमेंट को इन्वेजिव की तरफ ले जाएंगे, कभी इन्वेजिव से नॉन इन्वेजिव की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। जब भी हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है और कम्युनिकेट भी करना है। हम कोई भी डिसीजन ले उसमें हमें पेशेंट की होलिस्टिक सपोर्ट में ध्यान रखना है, यानी उसको जो समग्र संभाल की तरफ ध्यान रखना, उसके सिम्टम्स की तरफ या उसके जो बीपी या हार्ट रेट पल्स रेट की तरफ ही उसको हमें ध्यान नहीं रखना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशन में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज आते हैं, दूसरे सोशल इश्यूज आते हैं, स्टिग्मा के इश्यूज आते हैं, शायद पेशेंट का बैकग्राउंड किस तरह से वो भी इश्यूज आते हैं। वो सब हमें ध्यान में रखते हुए उनको एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एक यूनिक ह्यूमन बीइंग के जैसे डिग्निफाइड केयर उनको हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये कुछ इश्यूज हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ दूसरे रिसोर्सेस आप चाहे तो देख सकते हैं। और ये पहले कोविड केरला की टीम है, इन सब मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, और इसमें से कुछ लोग आपके साथ इसमें डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू। तो ये प्रेजेंटेशन के एंड पे आ गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज हो तो डेफिनेटली हम क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी भी। सो आई थिंक थैंक यू डॉक्टर दिनेश। तो पहली चीज तो ये है कि आज का जो है ये फर्स्ट सेशन था, तो आप लोगों के लिए बेसिकली एक आइडिया बनाने के लिए कि पैलिएटिव केयर क्या होता है, और इस मेन मुद्दे का इस कोविड महामारी के टाइम ये पैलिएटिव केयर का बताना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और जो भी अस्पताल में काम कर रहे हैं वो अभी थक गए हैं, वो परेशान हैं। काफी क्या बोलते हैं फॉर्मेलिटी, जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस, पेशेंट की तरफ से स्ट्रेस, फैमिली की तरफ से स्ट्रेस, खुद के फैमिली की तरफ से स्ट्रेस, तो चारों ओर से काफी परेशानियां हैं। इसीलिए हमें ये बात का बहुत ध्यान से लेना है कि पैलिएटिव केयर क्या है,
पैलिएटिव केयर के वजह से हम अपने पेशेंट्स को कैसे देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स और नर्सेस सिर्फ इलाज नहीं करते हैं, हमें सहारा और सहानुभूति भी देना चाहिए और हमारे लिए भी इकट्ठा करना चाहिए। ये एक ही टाइम है जब हम एक दूसरे का सहारा बन सके। तो प्रॉपर पेशेंट सिलेक्ट करके अगर हम सही पेशेंट्स को इंटेंसिव केयर लेके जाएं, सही पेशेंट्स के साथ डिसीजन ले, पेशेंट्स के साथ बातचीत करें, फैमिली के साथ कम्युनिकेट करें, वो ही करे जो वो चाहते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल और हमारा टेंशन भी कम होता है। तो ये पूरा हफ्ता हम रमेश और उनके फैमिली के साथ चलेंगे। आज आपने देखा कि उनका उम्र क्या है, उनका परफॉर्मेंस स्टेटस क्या है और उनके बाकी तकलीफें क्या है और कैसे हम डिसीजन लेंगे, अगर उनको कोविड हुई तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो आपके ई बुक और वेबिनार्स देखेंगे तो आपको भी इसका आइडिया लगेगा और जैसे जैसे हफ्ता बढ़ता जाएगा आपको बाकी जो प्रॉब्लम्स आएंगे पेशेंट्स जो कोविड के साथ आप ऑलरेडी देख रहे हैं वो हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज जरूर हमें लिख दीजिए, पैली कोविड टीम को लिख दीजिए और होपफुली गुलशन शर्मा जी आपका क्वेश्चन मैंने आंसर किया है। आपको और कुछ पूछना है या किसी और को डिस्कस करना है तो हमारे पास शायद 2-3 मिनट हैं, फिर अरुण विल टेक ओवर और फीडबैक फॉर्म अरुण आपके लिए पोस्ट करेंगे। किसी को कुछ भी कहना है, डॉक्टर दिनेश, आई थिंक डॉक्टर बीजू भी हैं, इफ देयर इज एनीबॉडी प्लीज शेयर व्हाट यू वांट टू अबाउट दिस। द मेन थिंग इज कि पैलिएटिव केयर क्या है और कोविड के कॉन्टेक्स्ट में और भी इम्पोर्टेंट बनता है कि हम सीखें हम कैसे डील करें ये पूरी महामारी के साथ। डॉक्टर दिनेश, चैट बॉक्स में भी कोई दूसरे क्वेश्चन तो है नहीं। Arun wants to know some names of people. That is what he has written. तो please आपके full name WhatsApp कर दीजिए अरुण पैली कोविड ग्रुप में, ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन भी एक्सेप्ट करें और सर्टिफिकेशन के लिए भी आसान हो। तो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हैं तो अरुण आपको फीडबैक फॉर्म पोस्ट करेगा, तो आप सब फीडबैक जरूर भरिएगा, वो हमारे लिए भी मदद है। और कल हम लक्षण निवारण के बारे में देखेंगे कि जब हम, और प्लीज ध्यान रखिए कि हम पैलिएटिव केयर अप्रोच देखेंगे, कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर जो पेशेंट है जिसका सब ट्रीटमेंट सब बराबर चालू होने के बावजूद पेशेंट को तकलीफ हो रही है या पेशेंट को सांस फूल रहा है, वो लक्षण कैसे हम निवारण कर सकते हैं, इसके बारे में कल का टॉपिक है। सिम्टम कंट्रोल स्पेशली ऑफ डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स। सो जो कोविड के ट्रीटमेंट के बावजूद जो पेशेंट को तकलीफ हो रही है वो हम कैसे इलाज करें और कैसे पेशेंट और फैमिली को एक दूसरे का सहारा बन के हम अपने भी ख्याल रखें, ये हम देखेंगे पूरे हफ्ते में। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड दिनेश? नहीं मैडम, डॉक्टर आजम ने पहले एक क्वेश्चन पूछा था, कभी आपको आपके जितना भी एक्सपीरियंस में ऐसे लगा कि आपको कोई ट्रीटमेंट आपको ऐसे लगा हो कि इस ट्रीटमेंट से तो हम ट्रीटमेंट नहीं देते तो ही बेहतर होता है, या जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं शायद वो उतना पेशेंट के लिए बेस्ट नहीं है, कभी किसी का ऐसे अनुभव हुआ है? No reply yet. राजम मैम, Yes, Arun. पोल लॉन्च करते हैं? Please post the feedback and poll. Yes, yes, please. आप ये जो फीडबैक है इसमें आंसर कर दीजिए।